हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी कॉलेज नाथर द्वारा। हम चर्चा कर रहे थे अरस्तु की। अरस्तु जो है उसके एक नाटक पे कल हमने उनके विचार पढ़े, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अरस्तु ने दुखांत और सुखांत दो प्रकार के नाटकों की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने दुखांत नाटक को श्रेष्ठ माना। आज हम अध्ययन करेंगे उनके भाव विरेचन सिद्धांत की। भाव विरेचन का जो सिद्धांत है वो हमारे मन के भावों के विरेचन से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने चिकित्सा शास्त्र के आधार पर किया है। इसके अंतर्गत हमारे मन की बुराइयों को किस प्रकार शुद्ध किया जाए, इसका वर्णन किया गया है। इस सिद्धांत को भाव विरेचन का सिद्धांत कहते हैं और इसे अंग्रेजी में कैथारसिस कहते हैं। इसके दो संवेग होते हैं, दुख और भय। इस आधार पर अरस्तु ने हमारे मन की बुराइयों का शुद्धिकरण का सिद्धांत बताया है। प्राचीन ग्रीक में एक उत्सव डायनोसिस मनाया जाता था। उसके अंतर्गत नाच गान होता था और हमारी अशुद्धियां दूर हो जाती थी, अर्थात उनका विरेचन हो जाता था। विरेचन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: मानव मन, अशुद्धता जिसको शुद्ध किया जाना है, और तीसरा है जिस प्रक्रिया द्वारा शुद्धता होती है, अर्थात मानव मन, हमारा मन, अशुद्धता हमारे अंतर्गत जो बुरे विचार हैं वो, तीसरा प्रक्रिया यानी कि वो माध्यम जिसके द्वारा हमारी शुद्धता होती है। विरेचन दुखांत नाटकों द्वारा किया जा सकता है। दुखांत नाटक का उद्देश्य उपचारात्मक है, यानी कि हमारी मन की जो बुराइयां हैं उनका अंत उपचार के माध्यम से किया जाता है, और दुखांत नाटक जो हैं वो इसके श्रेष्ठ माध्यम है। यह भय करुणा के माध्यम से हमारे मन में वैसा ही भाव जगाकर उनका विरेचन करता है। इसी आधार पर उन्होंने नाटक की उपयोगिता को सिद्ध किया है। इस प्रकार दर्शक अपने तनावों की मुक्ति दुखांत नाटकों के माध्यम से करता है। भारतीय सौंदर्य में इसे साधारणीकरण कहा जाता है। साधारणीकरण जिसके अंतर्गत हमारा तादात्म्य उस मूल पात्र के साथ स्थापित हो जाता है और देश व काल की दूरी समाप्त होकर हम उस पात्र से जुड़कर अपने आप को राम और सीता समझने लगते हैं। जैसे कि हम कोई पिक्चर या फिल्म देखने जाते हैं तो हमारा भाव उस पात्र के साथ जुड़ जाता है जिस पात्र का वह अभिनय कर रहा होता है, और जब हमारा तादात्म्य उसके साथ जुड़ जाता है, राम हंसता है तो हम हंसते हैं, राम रोता है तो हम रोते हैं। इसे भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का सिद्धांत कहा गया है। उसी प्रकार अरस्तु ने भाव विरेचन के माध्यम से इसे समझाया है, जिसके माध्यम से हमारे मन की बुराइयों का अंत होता है, हमारी अशुद्धियां, और हम अपने तनाव से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने इसे कैथारसिस कहा है। ये तो था अरस्तु के कैथारसिस का सिद्धांत, जिसके आधार पर उन्होंने नाटक के माध्यम से हमारी बुराइयों का अंत होता है, हम अपने तनावों से मुक्ति पाते हैं, ये बताया। इसके साथ ही अरस्तु ने सौंदर्य का भी अध्ययन किया। उन्होंने सौंदर्य के बारे में बताया कि सौंदर्य के 3 गुण होते हैं: निश्चित आयाम, संतुलन और सामंजस्य। जब भी हम सौंदर्य की बात करते हैं तो हम अपने संयोजन के जो सिद्धांत हैं, जो किसी चीज़ को, जो कि कलाकृति का गुण है, जिसके माध्यम से कलाकृति खूबसूरत दिखाई देती है, हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं। हम बताते हैं कि सहयोग, संतुलन, सामंजस्य, प्रभाव, प्रमाण, प्रभाविता, इसके साथ साथ परिप्रेक्ष्य जो हैं, ये हमारे किसी भी संयोजन को सुंदर बनाने का एक महत्वपूर्ण गुण है। और ये गुण
नाटक पर भी लागू होता है। तो जब भी हम सौंदर्य की बात करते हैं तो इन चीज़ों को हम अपने समक्ष रखते हैं, तभी हम किसी कलाकृति का, किसी नाटक का, संगीत का और कविता का, इन सब का हम सुंदर संयोजन इनके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अरस्तु ने सौंदर्य व शिव में भेद किया है। अरस्तु ने बताया कि शिव जो है वो मनुष्य के चरित्र से उत्पन्न होता है। मनुष्य का चरित्र जो कि नैतिकता पर आधारित है। ऐसा प्लेटो ने भी कहा था कि नैतिकता जो है वो समाज के लिए अति आवश्यक है। उसी प्रकार अरस्तु यह कहते हैं कि शिव जो है वो मनुष्य के चरित्र से उत्पन्न होता है। सौंदर्य है वो जड़ पदार्थ में निहित है, तो सौंदर्य शिव से भिन्न है। उनकी परिभाषा ये है कि सौंदर्य वह है जो आनंदप्रद है, क्यों जो आनंदप्रद है वो ही शिव है। ऐसा ही हमको रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बताया कि कलाकृति जो है या सौंदर्य जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है। सत्य जो शिव है। तो यहाँ अरस्तु कहते हैं कि शिव जो है वो सौंदर्य से भिन्न है, वो मनुष्य के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो जहाँ आनंद की अनुभूति होती है वही शिव है और उसी से ही सौंदर्य प्राप्त होता है। तो जब भी हम आनंद की बात करते हैं तो एक सुखद अनुभूति का एहसास होता है, मन भाव विभोर हो उठता है, उसे ही हम सौंदर्य कहते हैं। तो अरस्तु ने भी यही कहा है कि सौंदर्य वह है जो आनंदप्रद है, क्योंकि वही शिव है। इस आधार पर उन्होंने कलाकृति को भी 3 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि जहाँ प्लेटो कलाकृति को या कलाकार को, चित्रकार को असत्य मानते थे, वहीं अरस्तु ने इन्हें सत्य माना, क्योंकि प्लेटो ने कहा था कलाकार प्रकृति का अनुकरण करता है, वो सत्य से दूर है, सत्य जो ईश्वर है। और कलाकार उन्होंने विशेष उसमें रखा जो कि नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अरस्तु ने उनकी बात का खंडन किया है और अरस्तु ने कलाकार को सत्य माना है। उन्होंने कहा कि कलाकार जब प्रकृति का अनुकरण करता है तो उसके आंतरिक भावों का भी चित्रण करता है। इस प्रकार अरस्तु ने कलाकृति के 3 पक्ष रखे। पहला पक्ष जो है वो है सैद्धांतिक शास्त्र, जिन विषयों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना हो और अंतिम लक्ष्य भी ज्ञान प्राप्त करना हो, जैसे गणित, अध्यात्म शास्त्र और प्राकृतिक शास्त्र, वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उन्होंने दूसरा बताया व्यवहारिक शास्त्र। व्यवहारिक शास्त्र जैसे राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, जो कि मानवता के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। तीसरा उन्होंने बताया रचना शास्त्र। इसका उद्देश्य उपयोगिता के साथ साथ निर्माण की प्रक्रिया से भी जुड़ा होता है। इसमें कलाकृति आती है। इस विश्लेषण के आधार पर कला का उन्होंने अध्ययन किया। प्लेटो ने इसे प्योर साइंस के रूप में रखा। प्लेटो ने इसके साथ ही शिक्षा व सौंदर्य की भी व्याख्या की है। उन्होंने कहा बिना सौंदर्य बोध के सच्ची शिक्षा अपूर्ण है। चित्रकला का उद्देश्य ज्ञान व कौशल की वृद्धि करना है। इससे चित्र समझने में आसानी होती है। इसके साथ साथ ही व्यापक रूप से हमारा मनोरंजन भी होता है। इस आधार पर हम देखें तो अरस्तु ने शिक्षा व सौंदर्य के आधार पर कला की व्याख्या की और अरस्तु जो है उन्होंने नाटक का जो सिद्धांत है उसमें दुखांत और सुखांत आधार पर इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया और कैसे हमारे भावों का विवेचन होता है, उसमें दुखांत नाटक को सर्वश्रेष्ठ बताया। जहाँ प्लेटो कहते हैं कि नाटक, काव्य, चित्र, समस्त ललित कलाएं जो हैं वो सत्य से दूर हैं, लेकिन यहाँ अरस्तु कहते हैं
कि इसके माध्यम से हम अपने भावों का शुद्धिकरण करते हैं और हम उस कलाकृति के साथ, उस नाटक के साथ या काव्य के साथ हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाता है और हमारे मन की बुराइयां या अशुद्धियां जो हैं उनका अंत कैथारसिस के सिद्धांत के माध्यम से होता है। इस प्रकार अरस्तु ने अपने नाटक की व्याख्या की और अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना कर उसके सिद्धांत को नए आशावादी रूप में प्रस्तुत किया। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या को उन्होंने पुनः प्रस्तुतीकरण का सिद्धांत कहा और प्लेटो द्वारा लगाए गए काव्य पर आक्षेपों को उन्होंने प्रेचंद के सिद्धांत के माध्यम से दूर किया। उनका सिद्धांत विश्लेषणात्मक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटक में दुखांत की उपयोगिता बताई और उसे सर्वश्रेष्ठ बताया। वह कला इतिहास में उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। उनकी मान्यताएं आज भी मान्य हैं। वह दार्शनिक थे और दर्शन के वे निकट रहे। उन्होंने कहा, जितनी भी कला है वह मनुष्य की नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति करती है और कला हमारे मन को आनंद प्रदान करती है। कला हमारे मन को आनंद प्रदान करती है। संगीत हमें आनंद की अनुभूति कराता है। इसीलिए आज के युग में जब हम बात करें, प्रत्येक व्यक्ति जो तनाव में है या जो अपना मनोरंजन करना चाहता है वो सीधे सिनेमा हॉल की तरफ जाता है और उस पिक्चर के माध्यम से या उसके अंतर्गत कुछ 3 घंटे 2 घंटे जितने की भी उसकी समय सीमा है फिल्म की, बैठकर वो उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, अपने तनावों को भूलने का प्रयास करते हैं और आनंद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये आनंद की ओर अग्रसर होना ही भारतीय चिंतन में रस की अनुभूति है। इस प्रकार अरस्तु ने अपने विचारों को व्यक्त किया और नाटक में दुखांत नाटक को सर्वश्रेष्ठ कहा, जिसके माध्यम से हमारे मन के भावों की शुद्धि होती है और उन्होंने भाव विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनुकरण का सिद्धांत भी उन्हें हमें दिया। तो इस प्रकार अरस्तु जो है वो एक महान दार्शनिक थे जिनके चिंतन को भुलाया नहीं जा सकता। थैंक यू।